तो चलिए हम शुरू करते हैं आज रेत की मछली, जो कांता भारती द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, जो धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों के देवता के जवाब में लिखा गया माना जाता है। यह उपन्यास कांता भारती के अपने जीवन और लेखन के अनुभव को मानवीय संदर्भों में प्रस्तुत करता है, जिसमें लेखक, नायिका और उनके बीच का प्रेम, सामाजिक दुविधाएं और विवाह शामिल है। कांता भारती ने इस उपन्यास में अपने पति धर्मवीर भारती के साथ अपने जीवन और साहित्य के अनुभव, ऊंचाइयों पर उड़ने वाले पंछी छोटे छोटे पेड़ों पर अपना दिल नहीं लगाते, उस रेत को जो घर नहीं बनाती। तो चलिए शुरू करते हैं। दरवाजा किसी ने ठकठकाया। ऑफिस जाने को तैयार हो रही थी, इसलिए किसी का आना खल गया। कपड़े भी तो ठीक से नहीं पहन पाई थी। ऑफिस जाने की व्यस्तता और असमय आगंतुक के कारण मन क्षुब्ध हो आया था। दरवाजे पर चपरासी था। उसने बताया कि मेम साहब याद कर रही हैं। मेम साहब यानी श्रीमती डेविड, युवा महिला संघ की सेक्रेटरी। मन में खींच भर रही थी कि ऑफिस में जाने के वक्त ही बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई। जैसे जैसे कपड़े पहने और नीचे आई, मेज के पीछे से चश्मे में छिपी हुई आंखें उठाए बिना उन्होंने कहा, बैठिए। देखिए मैडम, मुझे ऑफिस जाना है, आप शाम को बात नहीं कर सकती? मैंने धीरज संभालते हुए कहा। बात यह है कि मुझे ज्यादा कुछ तो कहना नहीं है और शाम तक हो जाएगी देरी। अपनी आवाज को और मीठा बनाते हुए उन्होंने कहा, माय डियर चाइल्ड्स, बुरा मत मानना, इस संघ के भवन में तो केवल कुंवारी या विधवा लड़कियां ही रह सकती हैं। इसके सिवा दूसरे के लिए हमारे यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे तुम चिंता मत करो, महीने 2 महीने जब तक कोई अन्य व्यवस्था नहीं हो जाती तुम यहाँ रहो। लेकिन मैडम, जब मैंने यहाँ प्रवेश लिया था मैंने इस बात को छुपाया नहीं था, और फिर अब तो मुकदमा भी शुरू हो चुका है। पिछले 5 सालों से तो मैं बिल्कुल अकेली रह रही हूँ। जब मैं इस भवन में आई उस वक्त ऐसा कुछ बता देती। बात पूरी होने उन्होंने सुनी नहीं, बीच में बोल उठी, अब देखिए, उस वक्त तो हमसे गलती हुई। आपकी उस गलती के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मैडम, आपके इस नियम में न्याय नहीं है, तर्क नहीं है। उन तमाम लड़कियों के बारे में आप क्या सोचती हैं जो कुंवारी तो नहीं है पर अपने को मिस लिखती हैं? आप जानती भी हैं उन्हें? उनके चेहरे पर तनाव झलक आया। कुर्सी पर सीधे बैठ गई और थोड़ी देर तक मेरी आंखों में देखती रही। फिर बहुत सूखी हुई आवाज में बोली, डियर चाइल्ड्स, यू ऑल नॉट कंसर्न्ड। मुझे लगा जैसे यहाँ निजी व्यवहार के रास्ते में एक अंधी गली है। शायद मेरे चेहरे पर गहरा असंतोष उभर आया था। उस असंतोष को श्रीमती डेविड ने पहचाना, लेकिन उनके चेहरे का भाव नहीं बदला। अपने आप को नियंत्रित रखते हुए उन्होंने कूटनीति भरे स्वर में फिर वही बात दोहरा दी कि वे मजबूर हैं, और यह भी कि इस मामले में नियम बहुत साफ है। नियम बहुत साफ है? मेरा गुस्सा फूट पड़ा। यानी जो झूठ बोलकर नियम तोड़े वही सही है, और जो सच बोलकर वैसा ही करे वो अपराधी है? यह नियम नहीं है, ढकोसला है। और भी जाने मैं क्या क्या उस वक्त गुस्से में कह गई। मेरे उन शब्दों की क्या प्रतिक्रिया हुई यह पढ़ने की स्थिति में मैं नहीं थी। उनका कमरा छोड़ते हुए मैंने कहा, मुझे नहीं चाहिए आपकी कृपा। 1-2 महीने नहीं, 1-2 दिन भी ठहरना मैं अपमान समझती हूँ। आपने नियमों का ज्ञान कराया, इसके लिए आभारी हूँ। ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन अंतःस्थल अस्त व्यस्त हो उठा था। मन इतना ज्यादा उद्दीन हो गया था कि ऑफिस जाने की इच्छा नहीं हुई। तेजी से अपने कमरे में लौटी और जो चीज हाथ आई उसे उठा उठाकर बिस्तर पर पटकती चली गई। बिस्तर के ऊपर और आसपास फर्श पर चीजें बुरी तरह बिखर गई। सच तो यह है कि क्षोभ की अभिव्यक्ति के सिवा यह भवन छोड़ने की तैयारी भी करनी है, यह मैं भूल गई। उधर गए, बिस्तर के सिरे से एक नन्हा सा रूपहला फ्रेम चमक रहा था। फ्रेम के बीच में दिखाई देते काले सफेद धब्बों के बीच अचानक एक कोमल चेहरा उभर आया। उस कोमल आकृति के उभरते ही जैसे खोलता हुआ क्षोभ धीरे धीरे बैठने लगा। क्षुब्ध मन आर्द्र हो गया, आंखों की कोर भी गीली हो आई। साहस नहीं हुआ कि रूपहले फ्रेम में मढ़ी हुई एक भोले चेहरे की यह तस्वीर हाथ में उठा लूं। क्षोभ का वह उबाल थम गया था, इसलिए धीरे धीरे बिखरा हुआ सामान एकत्रित करती रही। लेकिन ऐसा लगा कि जैसे जैसे मैं सामान इकट्ठी करती जाती हूँ, मन की गांठें बिखरती जाती हैं, जैसे एक कसी हुई रस्सी जिसका एक एक तार बिखरता जाता हो। एक चीज के साथ जुड़ी किसी दूसरी चीज के अलग होते ही सब कुछ बिखरने लगा, सब कुछ टूटने लगा। परिवक्ता केवल इसी एक शब्द के साथ बिखराव और टूटने की लंबी श्रृंखला जुड़ी हुई है। टूटन के इस अछोर क्रम में आज युवा महिला संघ के भवन से यह अलगाव भी स्वीकार करना होगा। दूसरा उपाय नहीं।
निरंतर अपने आप से लड़ती हुई अब मैं यहाँ पर छोटी सी लड़ाई छेड़ दूं यह नहीं। हाथ एक निश्चित दृढ़ता के साथ काम करने लगे। थोड़ी देर में संघर्ष के जीवन से धड़कते हुए उस कमरे में निष्प्रभ वातावरण उतर आया। सामान अधिक नहीं था। उसे सावधानी से इकट्ठा करने के बाद मैं नीचे आई। फोन श्रीमती के ही कमरे में था। एक क्षण ठिठकने के बाद बिना उनकी ओर देखे मैं फोन की ओर बढ़ गई। उन्होंने भी संभवतः मेरी ओर नहीं देखा। कुमुद फोन पर ही मिल गई। मैंने कहा कि उसे तुरंत यहाँ युवा महिला संघ पहुंचना होगा। कुमुद को आने में कोई 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगा हुआ, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे एक युग बीत गया हो। अभी वो टैक्सी से उतरी ही थी कि लपक कर मैं उसके पास पहुंच गई। मैंने कहा कि वो टैक्सी अभी जाने न दे। कुमुद खुद पूछे कि इससे पहले मैं झपटती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सामान नौकर के बजाय खुद उठाकर किसी लड़खड़ाती हुई टैक्सी के पास आ गई। कुमुद परेशान हो आई। मैंने उसे सिर्फ इतना ही कहा, घर चलो, वहीं सब कुछ बता दूंगी। छोटी सी कोठरी कहा जा सकता है उसे, एक बड़ी कोठी के सर्वेंट क्वार्टर की मामूली सी कोठरी। अवसर दूसरा होता तो शायद मन से निकलता कि महलों से झोपड़ी में आ गई, लेकिन कुछ सोच न सकी। कुमुद की सहानुभूति से वह कोठरी बिना सजावट के ही सजाई थी, लेकिन फिर भी मन बहुत उद्विग्न होकर भटकने लगा। सामान खोलकर रखते हुए बार बार बरसों पहले का अपना वह इस घर स्मृति को छू जाता था, जिसे कभी मैंने और शोभन ने बड़े यत्न से गुलाब, पंसुतिया और नीलकमल उगा उगा कर अपने हाथों से सजाया था। उसमें कैक्टस पर लताएं चढ़ा दी थी। वह सुंदर सा घरौंदा था जिसे बड़े प्यार से सजाया था। वह घर सदा था, लेकिन सुख से फूलता था। कहाँ होगा, कैसे होगा उस घर का सुख? सौरभ, डाल से गिरे किसी पत्ते की तरह बरसों में भटकी हूं, और आज अगर कुमुद का स्नेह मुझे अटका न लेता तो किसी अतल में ठहरना होता, यह नहीं जानती। सहारा और साया, उसने कहा था कि वह जीवन भर मेरे लिए खड़ा रहेगा, मुझे छाया देगा। स्मृति के स्पर्श से मैं सिहर उठी, जैसे कोई किसी कटे हुए अंग के तंतु छूकर हरे कर गया हो। वर्षों के भटकाव के बाद कुमुद के स्नेह की इस अंजरी में ठहर कर मैं जैसे मोहविष्ट हो आई, डूब डूब जाने लगी। झूठी वितृष्णाओं से चमकती हुई दूर तक फैली रेत और रेत में उभरते झूठे साए। शायद अनहोनी घट जाए, शायद आज शाम मुझे कोई लिवाने चला आए, शायद ये विवश चरण उसके दरवाजे तक जाकर ठहर जाए। शायद इलाहाबाद में अतुर सुइया की बड़ी सड़क के किनारे एक नीला मकान बालकनी में जूही से लतर को गालों को छूती हुई खड़ी होती है तो धूप आंख से टकराने लगती है। लतर की शीतल गंध हमारे नीले कमन में धीरे धीरे नाचती है। उस नीले कमरे में जहां रूठी हुई यक्ष प्रिया को उसका प्रियतम मनाता है, यक्ष प्रिया घंटों उस बालकनी में खड़ी होकर उन जाने अनजाने वालों को देखती, जिनमें से एक उसका अपना प्यार भी होगा। बालकनी के एक कमरे के ठीक सामने दिखता है बड़े आंगन वाला लीपा पुता लेकिन सूना और उदास घर। खपरेल वाले उस उदास घर की दीवारों के बीच एक उदास औरत रहती है, विधवा औरत, रमण की विधवा भाभी। अक्सर देखा है कि रमण इस बालकनी की तरफ एकटक देखता है। शायद उस वक्त भी देखता है जब मैं शोभन के साथ घूमने जाती हूँ। पिता और बड़े भाई की अकस्मात मृत्यु के बाद घर का शायद वह एकमात्र सहारा था। बचपन में शोभन के साथ खेला था और कुछ दिनों बाद पढ़ा भी था, लेकिन हाई स्कूल के बाद ही पढ़ाई छोड़कर उसे नौकरी करनी पड़ गई। आकांक्षाओं की राह की ढेरी सी विधवा युवती, भाभी और परिस्थितियों से विपन्न रमण का वह उदास घर पास पड़ोस की जिज्ञासा का केंद्र रहा है। जाने कितनी कल्पनाएं और कहानियां उन दोनों के साथ जुड़ गई थी, लेकिन रमण के सामने भी उपाय दूसरा नहीं था। विधवा भाभी एक ऐसा सत्य थी कि जिसे वो अपने कंधे से उतार नहीं सकता था। भाभी के जीवन से बंधे अपने भविष्य के साथ ही साथ रमण शायद यह भी देखता था कि उसके सामने नीले घर में जो जीवन है, जो रस है, वह उसे झंझोड़ता है। कुंठाओं की मार से वह तिलमिला उठा, अंदर ही अंदर एक विकृत विद्रोह से भर उठा। कभी कभी वह दिखता तो उसकी आंखों को देखकर एक अजीब सी हिरन महसूस होती, कभी कभी उलझन होने लगती। मैं यहाँ हूँ या नहीं, वह एक टक लगातार घंटों किसी मूर्ति की तरह खड़ा हुआ बालकनी की तरफ घूरता रहता। उलझन से भरकर मैं बालकनी से अलग हट जाती तो कभी कभी अजीब आवाजें सुनाई देने लगती। ऐसा लगता जैसे प्रेत आत्माएं कह रही हूँ। रमण ऊंची आवाज में अपनी भाभी से लड़ता था। कभी कभी ऐसा लगता जैसे भाग दौड़ भी हो रही है। पड़ोस के लोग कहते कि वो अपनी भाभी को पीटता भी है। जूही के फूलों और गुलाबों पर उतरती जाती ऋतुओं के साथ 2 बरस हवा से बीत गए। प्रेत आत्माओं की वह आवाज जूही और पंसुती के फूलों के साथ जैसे कांटों की तरह अनिवार्य हो गई थी।
उस अस्वाभाविक और किसी हद तक मनहूस के प्रति मन सहज हो आया था। शायद एक जगह में अंतः स्थल में करुणा भी उभर आई थी। उसकी नियति के प्रति दयाद्र न होना शायद अमानवीय होता। कैसा संयोग था, और वह शायद संयोग ही उसकी इस नियति का कारण भी था कि आज वह युवक एक प्रेतात्मा की तरह बेचैन हो उठा था। शोभन का बचपन का दोस्त था रमण। साथ साथ खेला था और साथ साथ पढ़ा भी था। पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद उसकी कच्ची उम्र में ही परिवार का बोझ उस पर आ गया था। हाई स्कूल मुश्किल से पास करने के बाद ही वो कॉलेज के बजाय दफ्तरों के चक्कर लगाने लगा था। और फिर एक दिन टूटा लेकिन संतुष्ट हुआ रमण एक सरकारी दफ्तर से घर और घर से दफ्तर के बीच सीमित हो गया। कभी कभी सोचती कि सामने के मकान की उन मनहूस दीवारों के भीतर क्या होगा। नौकरी से लौटा हुआ थका और पराजित रमण और घर की दीवारों में घिरी हुई उसकी विधवा भाभी, क्या वहां उन दीवारों के अंदर कोई जूही फूलती होगी? क्या उस बंधे पानी में कोई नील कमल उगता होगा? अगर उगता होगा तो शायद सिर्फ एक रात के लिए और सुबह फिर मुरझाकर मर जाने के लिए। भाभी जवान थी लेकिन बंधी हुई थी। मर्यादाओं की दीवारें इतनी ऊंची थी कि उनके इस पर झांकना भी मुश्किल था। मुश्किल है थका और पराजित रमण उस कुंठित युवती का अंक साई भी हो। पड़ोस में तरह तरह की बातें थी। शायद दबी दुबान में ताने भी सुनाई दे जाते थे। लोग ये भी कहते थे कि उसकी भाभी रमण की शादी इसलिए नहीं होना देना चाहती कि उसकी अपनी हसरत पूरी नहीं होगी। उदासी, खिन्नता, अपमान, पराजय से शायद रमण किसी प्रेत की तरह ठंडा भी पड़ गया था। रात के अंधेरे सन्नासे में सहसा वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता था। जो भी चीजें हाथ में आती थी उठाता, फेंकता और तोड़ता था और भाभी को गालियां देता। भाभी के रोने की मनहूस आवाज बालकनी से तैरकर अंदर आती तो इनकी बाहों में भी एक विवश कंपन दौड़ जाता। मैं भी सहीर उठती कि सर्दी की खामोशी, सहमी अंधियारी रात में घरों की खिड़कियां खुल जाती और गर्म कपड़े लपेटकर लोग बाहर झांकने लगते। रमण चीखने लगता और चीखते चीखते उसकी आवाज भर्रा जाती और जैसे क्रोध से फटता हुआ कहता जाता, यह शोभन, इस शोभन को मैं भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, छुरा मार दूंगा। कभी कभी उसके स्वर में लाचारी होती थी। वह रोता था और इस बात की कसम खाता था कि वह पढ़ेगा, बड़ा अफसर बनेगा और शोभन की तरह किसी सुंदर लड़की से शादी करके घर बसाएगा। कुछ दिनों बाद एक दिन शोभन ने बताया कि रमण ने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया है। लेकिन यह सत्य बहुत सुखद साबित नहीं हुआ। एक दिन मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी जाते वक्त मेरे पीछे पीछे वह चला आ रहा है। मैं अस्थिर हो उठी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाल लिया। अगले दिन फिर उसी तरह रिक्शे को पीछा करता हुआ रमण दिखा। मुझे खींच हुई और फिर वह क्रम लगातार चलता रहा। कभी कभी ऐसा लगता कि वह साइकिल पर पीछे आते वक्त कुछ बुदबुदाता है और कभी कभी गुस्से से तमतमा भी उठता है। उसका आतंक जब सीमा से बाहर हो गया तो एक दिन मैंने चुपचाप अपनी सास से सब कुछ बता दिया। शोभन से भी कहा। हल्की सी चिंता इसके चेहरे पर उभर कर गई। फिर वो बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारा मन पवित्र है तो रमण तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो। ध्यान मैं न देती, लेकिन परिस्थिति उतनी सहज नहीं थी। घर लौटने के बाद रात को रमण का वह पागलपन हर दिन बढ़ता जाता था। कभी कभी विधवा भाभी की छोटी सी बच्ची तक को पीटता था। उस मासूम बच्ची के चित्कार से और भाभी के रुदन से वातावरण कांप जाता और हम दोनों की नींद गायब हो जाती। अगले रोज यूनिवर्सिटी जाते वक्त मेरे मन का आतंक अनचाहे हो और अधिक गहरा हो जाता। कभी कभी लगता कि यूनिवर्सिटी ना जाऊं तो अच्छा है, कोई नौकरी तो करती नहीं। मन को समझाने की कोशिश करती। रमण का साहस या तो बढ़ता जाता या फिर उस पर पागलपन हावी होता जा रहा था। उसकी आंखों में भयानकता झलकती थी। क्लास खत्म होने के बाद अंदर घुरता और मेरे बाहर निकलने का इंतजार करता रहता। मेरे बाहर आते ही वो पीछा करना शुरू कर देता। फिर एक दिन मैंने देखा उसने अपनी साइकिल के कैरियर पर एक बड़ा सा पत्थर रख छोड़ा है। वह पत्थर बराबर वहां दिखाई देता और लगता कि वह किसी अज्ञात से बदला लेना चाहता है। उस दिन यूनिवर्सिटी पहुंचने से थोड़ा पहले ही अचानक रिक्शे की चेन उतर गई। रिक्शा वाला उतरकर चेन चढ़ाने लगा। तभी मेरी नजर रमण पर। मैं सन्नाटे में आ गई। साइकिल छोड़कर उसने कैरियर पर रखा पत्थर उठा लिया था। शायद मुझ पर फेंकने जा रहा था। आज शायद अनहोनी घट जाएगी। डर से मेरी आंखें बंद हो गई। भयंकर आतंक के कुछ क्षण कैसे बीते मुझे पता नहीं। जब मैंने आंखें खोली तो पाया कि रमण ज्यों का त्यों पत्थर उठाए जड़ हुआ खड़ा है। मैं कांपते स्वर में शायद उससे कहा था कि मैं उसका क्या बिगाड़ा है। रमण रोज से कांपता हुआ गालियां बकता रहा और फिर पत्थर एक और फेंक कर चला गया। तनाव के वे क्षण बीत गए। उसके बजाय अब शोभा उभर आया। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही
रिक्शे से उतरकर मैं सीधे प्रॉक्टर के कमरे गई। घबराहट से कांपती आवाज में मैं किसी तरह मैंने रमण की घटना बता दी। प्रॉक्टर ने संजीदगी से सुना और मुझे निडर होकर जाने को कहा। मन फिर भी भय से कांप जाता। समझ नहीं आ रहा था कि रमण की इस दुश्मनी की वजह क्या है। क्लास में मैं किसी कैसे बैठी मुझे पता नहीं। शायद शरीर ही क्लास में था, मन नहीं। क्लास खत्म हो जाने के बाद भी आतंकित मन के लिए मैं स्टाफ रूम के बाहर जाकर खड़ी हो गई। बहुत साहस करके किसी तरह मैंने चीख उठाकर अंदर देखा। शोभन शर्मा जी के साथ किसी बहस में व्यस्त थे। शर्मा जी ने ही पहले मुझे देखा, आग्रह से अंदर बुलाया। बहुत चाहकर भी मैं अपना घबराहट छिपा नहीं पा रही थी। शर्मा जी भी इस बात को समझ गए। पूछा भी, लेकिन मैं बात टाल गई। शोभन मुझे देखकर शायद अचकचा गए, फिर संकोच छोड़कर पूछा, क्यों कुंतल, बात क्या है? चाहा कि बात कह दूं, लेकिन रुक गई। सिर्फ इतना कहा कि कुछ जरूरी काम था, इसलिए सोचा कि आपके साथ ही घर चलूं। परिस्थिति के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। बोले, अभी तुरंत जाना तो मुश्किल होगा, मुझे अभी क्लास लेनी है। मन में फिर उभरा कि जो कुछ घटा है वह कह दूं, क्योंकि उसके बिना ये परिस्थिति की गंभीरता समझेंगे नहीं। लेकिन संकोच ने मुझे फिर बांध लिया। लेकिन फिर उपाय क्या है? अकेले वापस जाना होगा। मन भय से कांप उठता। शोभन के पास आकर भी समाधान मिला नहीं। इनका सहज भाव से यह कहना कि तुम घर जाओ, मैं क्लास लेने के बाद आऊंगा, मुझे कचोट गया। लगा मुझे तूफान में अकेले छोड़ दिया। पैर के अंगूठे की ओर दृष्टि गड़ाए मैंने लंबी सांस ली और बहुत बेसहारा महसूस करते हुए बाहर आ गई। मन खिज से भर उठा। शोभन समझती क्यों नहीं? अगर कुछ विशेष कहना ना होता तो मैं आती क्यों और वहां उन सबके सामने कहती भी क्या? रिक्शे पर बैठकर घर लौटी तो रास्ते भर भय से चौकन्नी होकर आगे पीछे देखती रही, दूर दूर तक कि कहीं वह पागल प्रेत दिखाई न जाए। मन ही मन बार बार अपने इष्ट का ध्यान भी करती रहती थी। घर पहुंची तो जैसे सांस लौटी। सबसे पहले जैसे तैसे का सारा कांड माँ को सुना गई। उन्होंने प्यार किया और फिर सहलाती हुई बोली, ईश्वर रक्षा करेगा, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र है उसने तुम पर पत्थर फेंकी नहीं दिया, नहीं तो मैं अपनी बहू कहाँ से लाती। थोड़ा खांस कर स्वस्थ हो ले, शोभन आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा मन घटनाओं से उलझकर खिन्न हो गया था। जबान का स्वाद जैसे बिगड़ गया था। खाने का जी भी नहीं कर रहा था। फिर भी किसी तरह नाश्ता किया। तभी दरवाजे पर आवाज हुई। जाने क्यों मैं सहसा घबरा गई। माँ ने मेरे अंदर के आतंक को समझ लिया। उठते हुए बोली, तुम बैठो, अब से मैं ही दरवाजा खोला बंद किया करूंगी। दरवाजा खुलने की आहट हुई और शोभन की आवाजें आई। माँ, तुम? कुंतल नहीं आई क्या? कहते हुए वे अंदर आ गए। उसकी उत्सुकता और चिंता उसके चेहरे पर उभरी हुई मैंने देखी। मैं आश्वस्त हुई। मुझे देखते हुए निकट आए और फिर माँ के संकोच से अलग हट गए। हाथ मुंह धोया और तुरंत अपने कमरे में चले गए। नाश्ता लेकर जब मैं पहुंची तो लगा आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। हाथ से नाश्ते का सामान लेकर जल्दी से एक तरफ रखा और बाहें पकड़कर खींचते हुए बोले, क्या बात थी, आज स्टार रूम में कैसे आ गई थी? चेहरे में झांकते हुए किसी सीमा तक मुग्ध आंखों से देखते हुए उन्होंने कहा, विभाग में लोग तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे, बल्कि मैंने जब तुम्हें अकेले भेज दिया तो शर्मा जी बरस ही पड़े। उन्होंने कहा कि वह तो संकोच कर रही होगी, पता नहीं कौन सा काम था, तुम्हें सुनना तो चाहिए था। वैसे सच बताऊं कुंतो, तुम्हारा स्वर सुनने के लिए ही तो जीता हूँ। बाद में मुझे भी लगा कि भूल हुई। तुम्हारे जाने के बाद तो भी उखड़ गया था। पता नहीं क्यों कुछ आशंकाएं भी मन में तैरने लगी। मेरे कंधों को भींचकर जैसे उन्होंने आशंका का समन कर लिया। फिर कान के पास होठ लाकर धीरे से बोले, कहीं चलना था? उन क्षणों की मधुरता को सहसा तोड़ने का साहस मुझे नहीं हुआ। पहली बार मैंने बात टाल गई। बोली, कुछ भी तो नहीं है, आप पहले नाश्ता कीजिए। मन के गहरे में छिपी हुई उनसे पढ़ी न जाए ऐसा भी संभव नहीं था। वह मुझे भी मालूम था। मैं भी जानती थी कि जब तक अंदर की बात उन्हें बताऊंगी नहीं तब तक वे बात को टलने नहीं देंगे। इसलिए तुरंत ही मैं शर्मा जी के बारे में पूछने लग गई। इतना अंतराल और से हो गया कि वे चाय पी लें, लेकिन फिर तुरंत ही वे प्रसंग पर लौट आए। मैं बर्तन लेकर उठने को ही थी कि उन्होंने फिर हाथ थाम लिया। तन्मय होकर बोले, छोड़ो ना ये सब कुंतो, पहले बात बताओ ना, क्या है? सच तो यह है कि अब वह बात बताने का वैसा साहस मैं बटोर नहीं पा रही थी। रमण की वह घटना इनके भावुक हृदय पर कितना गहरा आघात पहुंचा सकती है, इसका मुझे अनुमान था। किंतु वे अब इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि मैंने उन्हें कुछ छुपाया है और उसे छुपा ही रहने देना चाहती हूँ। ऐसे क्षणों में दूसरे को विवश करना उन्हें आता था। बस अपनी बाहों से कसकर जकड़ लिया। एक क्षण के लिए लगा कि कहीं उस दबाव से ही बात बाहर ना जाए, लेकिन संतुष्ट हुई। एक चुंबन ने होठों को बंद कर दिया।
लेकिन कितनी देर। अंदर की बात चुंबन की मधुरता के चुंबकीय आकर्षण के साथ साथ होठों तक आ गए। बात कहते कहते मन भारी हो गया, आंखें भीग गई। रमण की उस हरकत के एक एक पहलू के बारे में विस्तार से उन्होंने सुना और गंभीर हो गए। मेरे कंधों पर से उनकी बाहों का कसाव ढीला हुआ और धीरे से उठ खड़े हुए। कुछ देर सोचते रहे और फिर जैसे उलझे और खोए हुए कमरे में टहलने लगे। इधर से उधर, उधर से इधर वे उसी तरह टहलते रहे और मैं उद्योग से घुटती रही। गहरा मौन मेरे अंतर को सालने लगा। बेचैन होकर मैंने कहा, आप अचानक चुप क्यों हो गए? मुझे घबराहट हो रही है। मेरे स्वर में कायरता भर आई थी। मैंने व्यग्रता के साथ पूछा, बता दीजिए ना, मैंने कुछ गलत किया? उनका टहलना रुक गया। बहुत गंभीर स्वर में बोले, ऐसी कोई बात नहीं। चिंता यह है कि प्राक्टन ने उसे पुलिस में दे दिया होगा। मुकदमा चलेगा, जब तक फैसला नहीं होता वो बंद रहेगा। सारी यूनिवर्सिटी में चर्चा होगी। लोगों को क्या छोटी सी बात भी स्कैंडल बनते देर नहीं लगती। मैं सन्नाटे में आ गई, गला भर आया। इससे तो अच्छा होता कि वो पत्थर मार देता और मैं मर जाती। मैं सुबकने लगी। वे फिर उसी तरह गंभीर टहलते रहे। संभवतः वे इतने गंभीर थे कि मेरे रोने की तरफ उनका ध्यान भी नहीं आया। तभी जैसे एक विस्फोट हुआ, बाहर वही मनहूस शोर उभरा। रमण की भाभी जोर जोर से रो रही थी और शोभन को बुरा भला कहती जा रही थी। यंत्रवत मेरी हथेलियों ने आंखों और गालों से आंसू पोंछ लिए। व्यस्त होकर मैं उठी और भरसक रमण की भाभी की ओर से ध्यान मोड़ने के लिए अनावश्यक रूप से बिस्तर उलटने पलटने लगी। ये और गंभीर हो उठे। रमण की भाभी एक एक बात उसके रुदन के साथ वातावरण में गूंज रही थी। आसपास शायद लोग भीड़ लगाकर सुनने भी लगे होंगे। रो रो कर कहे जा रही थी कि अब शोभन का कलेजा ठंडा हो गया होगा। मैं बेवा हो गई तो लोग जो चाहें जुल्म ढाएं। रमण के सिवा कौन है मेरा? क्या बिगाड़ा था रमन ने शोभन का? उसके खून के प्यासे हो गए हैं सब लोग। मुझे होश नहीं कि मैंने उसके बाद क्या क्या सुना। कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे एक ही बात किसी मशीन से दोहराई जा रही हो। कर्कश रुदन की आवाज मन को कुछ ऐसे कुरेदती थी जैसे बहुत सी सुइयां कोई चुभा रहा हो। कई बार चाहा कि शोभन की ओर देखूं, लेकिन साहस नहीं हुआ। शोभन शायद मुझसे ज्यादा पीड़ित थे। बहुत रोए, रात गए ही कि वह सारा कांड शांत हो पाया। लेकिन उस शांति के बाद भी वातावरण सहज नहीं हुआ। वातावरण का भारी ज्यों का त्यों बना रहा। बल्कि देखने की भी इच्छा नहीं हुई। माँ से मालूम हुआ कि उस घर में चूल्हा नहीं जला। चूल्हा मेरे यहाँ भी नहीं जल सका। माँ एक बार ऊपर आई और फिर जैसे अपने आप में खोई नीचे वापस चली गई। शोभन पत्थर की तरह जड़ थे और मैं आशंकाओं में डूबी हुई। लगता था मोहल्ले में कोई मर गया है। शायद वातावरण की सहजता पर गई थी। रात बहुत हो चुकी थी। अंधेरे आकाश की पीठिका पर बालकनी के खुले हिस्से से देखती गुच्छे गुच्छे फूली छितराई हुई जूही और चमेली की काली लतरों से टकराकर सरकती हुई हवा अंदर आई तो मन आशंकित हो उठा। बल्कि आशंका सही शब्द नहीं है, उद्योग कहा जा सकता है उसे। उद्वेग और आतंक का मिला जुला रूप। बहुत साहस करके मैंने सोहम के निकट आई। वे हिले नहीं, बोले भी नहीं। हल्की रोशनी में चमकती सामने की नीली दीवार के उस पार देखते रहे। मैंने बहुत धीरे से कहा, शोभन अब क्या होगा? यह मनहूसियत कैसे टूटेगी? मेरा जी घुट रहा है। नीचे बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन मुझे पता था कि माँ जाग रही होंगी। वे सुख से सहज होकर सो सकें ऐसी परिस्थिति में नहीं थी। और इन सब में एकमात्र दोषी थी मैं, केवल मैं। शोभन कुछ नहीं बोले। उनकी पीड़ा मैं महसूस कर रही थी। तभी कमरे के द्वार पर आहट हुई। मैं चौकी और शोभन से थोड़ा अलग हट गई। माँ थी वहां। शोभन ने करवट जरूर बदली, लेकिन बोले कुछ नहीं। माँ भी चुपचाप बैठी रही। माँ की कातर उदासी और बेचैनी देखकर मैं और अधिक आविष्ट हो गई। थोड़ी देर तक मौन घुटता रहा। फिर वे लंबी सांस लेकर बोली, मेरा जी घबरा रहा है शोभन, कोई रास्ता है? तुम कुछ उपाय सोचो। अब लगा कि शोभन इतने लंबे मौन के अंतराल में एक जगह अपने को ही बांधने में व्यस्त थे। माँ की बात सुनकर छत की ओर देखते हुए बोले, अब यह जगह हमारे रहने लायक नहीं रह गई। सोचता हूँ हम कहीं और चल कर रहें। यहाँ से दूर हो लेंगे तो संकट अपने आप शांत हो जाएगा। दूर रहने से बहुत कुछ टल जाता है। वे बोलते रहे और मैं सुनती रही। तभी मेरी आंखें माँ की ओर उठी और मैं कांप गई। उनके शांत, सरल, गंभीर चेहरे से ढूलकर आंसू उनकी गोद में टपक रहे थे। 2 बरस में पहली बार उस निष्ठावान और संकल्पशील मुख पर मैंने आंसू देखे थे। मेरा खून जम गया। लगा गले में कुछ घुट रहा है। शोभन भी कुछ न बोल सके। थोड़ी देर के बाद माँ के भरे गले से आवाज आई, यह घर तो मेरा है सुहाग शोभन। उसके बाद अब यह उनकी निशानी है। उनकी इस एकमात्र निशानी से तो मैं मरकर ही छूट सकती हूँ। अंतिम दिन भी अगर मैं यहाँ नहीं रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हारे पिता को दोबारा मुझसे किसी ने छीन लिया। झगड़े कहाँ नहीं होते शोभन।
जहां इतना जीवन बीता उसे अब छोड़कर कहाँ जाएंगे हम। शोभन का चेहरा उतर गया। नीले कमरे का नीला सन्नाटा और गहरा हो गया। माँ के जाने के बाद भी अवसाद हल्का नहीं हुआ। कोई कुछ नहीं बोला। ऐसा लगा जैसे लगातार झुकी आंखों में करवाहट भर रही हो। चुपचाप उठी, बिस्तर ठीक किया, पर किसी तरह भी कहने का साहस नहीं हुआ कि ये सो जाएं। बाहर रात काफी उतर आई थी। लोग शायद अपने घरों को चले गए थे। उस मनहूस मकान से रोने की आवाज भी अब बंद हो गई थी। बालकनी के बाहर मैं कुछ विशेष देख रही थी। ऐसा नहीं कहा जा सकता, देखने पर दिखता भी कुछ नहीं। वहां कुछ देखने लायक होता तो भी मन ऐसा न था कि कुछ देख पाती। अंधेरा, सन्नाटा, अवसाद और आत्मपीड़न के उन क्षणों में मैं कब तक वहां खड़ी रही नहीं कह सकती। वहां से हटी तो देखा कि वे उसी तरह अस्त व्यस्त पलंग पर मूर्छित से पड़े थे। सो गए थे या सिर्फ अवसन्न थे, यह उनकी बंद आंखों और सांसों के उठते गिरते सोने को देखकर नहीं कहा जा सकता था। बहुत धीरे से बिना कोई आहट किए पलंग के एक किनारे थोड़ी देर बैठी रहकर मैं भी लेट गई। अवसाद मेरी सिराओं में एक तनाव की तरह दोबारा छा गया। चाहा कि उनकी ओर घूम जाऊं, लेकिन घूम न सकी। एक क्षण के लिए इस बात की भी प्रतीक्षा की कि उनकी बाहें मेरी ओर बढ़ेगी और अनायास मैं उसमें समा जाऊंगी, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं हुआ। कुछ भी तो नहीं हुआ। हमेशा की तरह माथे का चुंबन भी नहीं लिया गया, गर्म उंगलियों से छेड़ा भी नहीं गया। अवसाद में डूबी कब सो गई यह पता भी न लगा। सवेरे जागी तो पता चला कि वे कहीं जा चुके थे। मन दुनिश्चयों से भर उठा। दोपहर तक बेचैनी बहुत अधिक बढ़ गई। मुंह में न जाने कैसे कैसे स्वाद से भर गया। माँ ने नाश्ता और खाना जरूर तैयार किया, लेकिन खाया उनसे भी न जा सका। दोपहर के बाद कहाँ वे आए। आंखें झुकी हुई थी, चेहरा उतरा हुआ और गंभीर। चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गए। माँ ने मुझसे कहा कि मैं शोभन के लिए खाना ले आऊं। हो सकता है मेरे आशंकित मन का संकोच हो कि एक एक करके खाने की चीजें सजाने में काफी समय लग गया। कमरे में जाने के लिए साहस जुटाना पड़ा। वे ज्यों के त्यों लेटे रहे। हिम्मत न हुई कि इनके माथे पर हाथ रख के देखूं, तबीयत तो ठीक है। बहुत धीरे से बोली, उठिए, हाथ मुंह धोकर खाना खाकर आराम कीजिए। जाने उनके जी में क्या आया कि वे चुपचाप उठे, हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गए। मुझे भी खाने को अपने साथ बिठा लिया। अनमने मन से थोड़ा सा खाया। खाते समय चाहकर भी मुझसे कुछ बोला न गया। खाते समय आज तो उनके हाथ में कोई किताब भी नहीं थी। किताब होती तो शायद मन कुछ बदलता। तनाव एक दो दिन का नहीं था। मन को इतना समेटा भी नहीं जा सका कि वह तनाव टूट सके। कई दिन बीत गए। उनके मित्र भी आए थे। वह नीला कमरा उन्मुक्त हंसी से गूंजा नहीं। बहुत धीरे धीरे उन्होंने बातें की। शायद कुछ मशवरा भी हुआ। मन में उत्सुकता थी, लेकिन कुछ पूछ भी न सकी। कई दिनों के सलाह मशवरे के बाद पता चला कि एक समझौता हुआ है। तय यह हुआ है कि मुकदमा वापस ले लिया जाए और रमण माफी मांग ले। लेकिन यह सब हो कैसे? रमण तो पागल हो चुका था। उससे इस बात की संभावना कम थी कि वह सहज रूप से समझौते के लिए तैयार होगा। उसकी मन की गांठें उसके सामने कौन खोलता और वह उन्हें खोलने में कब देता? उनकी कुंठा आईना देखने को तैयार कैसे होती? लेकिन अब शोभन भी जिद पर आ गए थे। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कह दिया था कि अगर वह माफी नहीं मांगता तो मुकदमा वापस नहीं होगा। अनजाने और अनचाहे ही उस तनाव में मैंने महसूस किया कि मैं माँ के इष्ट देव को याद कर रही हूँ। पूरा महीना इसी यातना में बीता। शायद रमण की समझ में आ गया था कि मुकदमा वापस नहीं हुआ तो उसकी नौकरी छूट सकती है। एक दिन उससे ने माफी मांग ली। तब दिन सहसा बदले हुए लगने लगे। बालकनी में जूही के गुच्छे के फूल आए मैंने देखा। उसकी कोमल पत्तियों पर धूप की किरणें नाचती हैं, यह भी मैंने देखा। उस दिन से हवा कुछ अच्छी लगने लगी। शोभन ने बताया कि उन्होंने कहीं कोई मकान रहने के लिए देखा है। माँ फिर उदास हो गई। स्वर्गीय पति की स्मृति इस मकान को छोड़ना उनके लिए सबसे बड़ी यातना थी। मकान के एक एक कण से उनकी चेतना जुड़ी थी। उनकी मर्यादा, उनकी आसक्ति और उनका आश्वासन, सभी कुछ था वह मकान। लेकिन उपाय भी क्या था? मुझे याद है कि जब उन्होंने जाने कहाँ खोई हुई आवाज में कहा था कि जब तुम्हारे पिताजी यह मकान बनवा रहे थे कुछ रुपयों की कमी हो गई थी। उस समय मैंने अपना एक एक जेवर उन्हें दे दिया था। अंततः शोभन जीते। बेटे का मन और बहू की मर्यादा की रक्षा के लिए माँ ने अपनी भावना की बलि दे दी। हाँ, यह जरूर मैंने देखा कि उसके बाद अक्सर वे सोए सोए चौक पर उठ बैठ जाती थी। उन्हें जैसे घबराहट सी होती रहती। कुछ महीनों में जैसे वृद्धावस्था उन पर दूनी होकर उतर आई थी। मैंने यह भी देखा कि उन्हें बुखार आने लगा था। अपने आप से एक दिन मैंने उनसे कहते पाया कि कैसे छोड़ेंगी यह सब भगवान।
कैसे छूटेगा यह सब, और कैसे रहा जाएगा वहां, ऐसी पराई जगह जीना भी कैसे होगा। मैं सोचती कि उनके जैसे संस्कारों वाली साध्वी यह भी तो सोचती होगी कि अपना घर बेचना अशुभ है और उसे बेचकर किराए के मकान में रहना संस्कारहीनता। एक दिन उन्होंने कहा, मुझको यहीं छोड़ दो, तुम दोनों ही रह लो वहां। लेकिन यह भी होता कैसे, स्थिति सहज नहीं हुई थी। उन्होंने यह भी सोचा होगा कि इस तरह अलग रहकर स्थिति और बिगड़ेगी, सुधरेगी नहीं। लोग यह भी तो सोच सकते हैं कि लड़के ने अपने मन की शादी की और अलग हो गया। शायद चुपचाप वे कई बार रोई भी थी, क्योंकि अगली बार उन्होंने कई बार उनको देखती तो लगता कि उनकी आंखें लाल और सूजी हुई है। मैं पूछती तो एक लंबी सांस लेकर चुप हो जाती। यूनिवर्सिटी के पास ही एक नई बस्ती में कोठी का एक खाली हिस्सा मिल गया था। फिर भी यह तय हुआ कि केवल काम का सामान साथ जाएगा, बाकी सब यहीं बंद रहेगा। मकान बिकने पर ही उसे हटाएंगे। माँ ने तो मुहूर्त में भी पूछ लिया था। सामान लदवाते वक्त माँ रो पड़ी। किसी तरह मजदूरों को बाहर भेजा और आंगन में जाकर बुरी तरह फूट पड़े। उनका धैर्य टूट गया था। मुझे माफ कर देना, मैं जीते जी यह घर छोड़कर जा रही हूँ। मेरा रक्त जम गया। मुझे लगा मैं ही हूँ इस यातना की जड़। वे भी औसन्न थे। पास पड़ोस से इकट्ठा हुए लोग इस समय कचोट रहे थे, खल रहे थे। विचित्र मनहूसियत फैल गई थी। जैसे तैसे माँ को शांत किया। शोभन भी चाह रहे थे कि अब जल्दी से जल्दी यहाँ से हट जाएं। हल्का सामान तांगे पर लाद लिया गया और हम तीनों भी बैठ गए। शोभन ने हाथ जोड़कर सबको नमस्कार किया। तांगे वाले ने घोड़े को आगे बढ़ाने के लिए उकसाया। सड़ाप उसने एक चाबुक लगाई। मैं सिहर उठी, चौंक गई। अंदर चल, कुमुद की आवाज आई। चल खाना खा ले। मैं दोबारा चौंकी। अचानक ऐसे लगा जैसे अंजुरी में भरी हुई रेत सरक कर रीत बन गई। बीते दिनों की वह परछाई भी गायब हो गई। यथार्थ की ठोस धरती पर मैं लौट आई। बीते हुए उस तूफानी प्रसंग से वापस आकर कुमुद के इस छोटे से कमरे में आश्वासन महसूस किया। खाना खाते समय कुमुद तरह तरह की बातें करके मन को अप्रिय प्रसंगों से दूर हटाने का प्रयत्न करती रही। मैंने उसकी आंखों में झांका तो उसने चेहरा नीचे कर लिया। जी मैं आया कहूं, तू अपने अप्रिय प्रसंग से अपने को अलग काट सकी क्या? लेकिन मुझसे पूछा नहीं जा सका। जाने क्यों मेरी आंखें दोबारा गीली हो आई। नींद टूटी तो मैं थोड़ी देर तक समझ नहीं पाई कि सुबह हो चुकी है या रात उतरने वाली है। कुछ देर बाद ही मैं सुस्थिर हो पाई। मानसिक क्लांति के कारण संभवतः सारे दिन मैं सोती रही। धूप बिल्कुल जा चुकी थी। आकाश पर रोशनी के अंतिम लक्षण बीतने वाले थे। मैं चौंक कर उठ बैठी। पलंग के पास की छोटी मेज पर मेरी वह डायरी पड़ी हुई थी जिसे पढ़ते पढ़ते मैं थक कर सो गई थी। पर्दा हटा हटाकर आगे बढ़ते हवा के साथ उनके पन्ने उलट पलट जाते थे। जो पन्ना खुला हुआ था उसकी तारीख चमक रही थी। 14 मार्च 1963। तिथि के नीचे गांधी के शब्द छिपे थे। प्यार किए बिना हम कुछ नहीं कर सकते। प्यार ही से त्याग की भावना आती है और त्याग ही मानव को सच्चे अर्थों में मानवीय बनाता है, स्वार्थ से ऊपर उठाता है। क्या सचमुच उठाता है? क्या सचमुच मानवीय बनाता है? तभी दरवाजे पर आहट हुई। मैं थोड़ा सा चौंक गई। यंत्रवत मैंने डायरी बंद कर ली और उसे छिपाने जा रही थी कि कुमुद अंदर आई। उसने देखा और अचानक जोर से बोली, ए यू नाटी, क्या छुपाया जा रहा है? डायरी तकिए के नीचे करके मैंने खिसियाहट भरी आवाज से कहा, कुछ भी तो नहीं, छुपाया क्या था? कुमुद ने अपना बैग पलंग पर फेंका और तकिए की ओर झपटी, लेकिन मैंने डायरी उसके हाथ में जाने नहीं दी। काफी देर तक छीना झपटी के बाद शायद वह उब गई। झल्ला कर बोली, जा हट मर, छुपा ले, मत दिखा। फिर स्वस्थ होकर बोली, देवी जी कुछ चाय वाय हुई या नहीं? हल्का सा अपराध का भाव मन में उभरा। मैं देर तक सोई रही। कुमुद ऑफिस से थकी हुई आई होगी। उसे एक कप चाय तैयार दे सकती तो कितना अच्छा होता। अचकाकर मैं उठ गई। बोली, अभी तैयार करती हूँ, तुम बैठो। अरे पागल हुई हो, मैं ही बनाती हूँ, कहकर कुमुद बरामदे के एक कोने में बनी रसोई में खड़ी हो चाय बनाने लगी। इच्छा हुई कि डायरी के अधूरे छोड़े हुए पन्ने फिर खोल लूं, लेकिन वैसा कर नहीं सकी। प्यार से आदमी मानवीय बनता है, स्वार्थ से ऊपर उठता है। क्या यह सच है? जीवन का बीता हुआ इतिहास एक ऐसे यंत्र की तरह चेतना पर घूमने लगा जिसमें बहुत से निशान बने होते हैं और जिससे किसी वस्तु का आकार आंका जाता है। लेकिन प्रेम के संदर्भ में लिखा हुआ वह सत्य जीवन के इतिहास के उत्तरी यंत्र में खरा उतरता है क्या? प्यार की इस निष्ठा में जीवन के दूसरे चक्र कितना खेल खेलते हैं, यह कौन जानता।
कब चाहा था मैंने वह सब जो कुछ भी हुआ? क्या वह सब प्यार का ही सत्य था? क्या प्यार के इसी उबलते हुए सरोवर में कमल के बजाय सिवार और काई नहीं उगती? क्या प्रयत्न से सिवार और काई का उगना रोका जा सकता है? मैंने चाहा था कि शोभन वह प्यार बने, ऐसा प्यार बने जो मुझ तक ही सीमित रह सके, जिसमें हवा के साथ उड़ती बालू का भटकाव ना हो, जिसमें कण कण मन और तन को सहेज कर दुनिया की फुलबगिया में सीमित कर दिया जाए। लेकिन क्या कुछ नहीं हुआ उस बीच प्यार की उस फुलबगिया में? क्रोध, जिद, खीज और कुंठा के कितने ही कांटे हुए। कितनी ही बार मेरे और शोभन के बीच ऐसा लगा जैसे एक रेगिस्तान उगाया हो। फिर वो रेगिस्तान अनचाहे ही बढ़ता गया। मेरी चाहत और शोभन की बाहों के बीच का रेगिस्तान एक दिन इतना विस्तृत हो गया कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक दृष्टि से उसे बांधना भी असंभव हो। सुनसान, भयानक और तिलमिलाती हुई दोपहर थी। वह 7 जून 1960। सजा सजाया घर मोहाबिष्ट शोभन समेत मीनल को अर्पित कर गोद में नन्ही तोरू के साथ इसी जलते रेगिस्तान के रेत में निकल आई थी। चक्कर पर चक्कर काटते हुए अकस्मात चौक चौक कर तपती रेत में पीछे मुड़ देखना कि कोई मुझे बुलाने आ रहा है। चमकती हुई रेत के उस छूटे हुए रास्ते के अलावा और कोई नहीं। तपती रेत का वह रास्ता जो पीछा करते हुए मेरे साथ साथ चला आ रहा है। 1.5 बरस लंबे लंबे दिनों को अपने पीछे आते महसूस किया और बार बार चाहा कि इसी रेत के बीच कहीं एक दलदल मिल जाए जिसमें मैं समा जाऊं, लेकिन टखनों तक धंसकर भी आगे डूबा न गया। जीने की इच्छा का कोई एक तार बराबर आगे और आगे खींचता रहा। चिलचिलाती हुई दोपहर, गर्मी से उबे मुरझाए पेड़ और लू से तपता हुआ एक छोटा सा स्टेशन। तोरू को कलेजे से चिपकाए हुए सामान का छोटा सा बंडल संभाले मैं 3 के सायाबान के नीचे बेंच पर इंतजार करती हूँ कि वहां सामने बिछी हुई जलती पटरियों पर एक ट्रेन आएगी। चेहरे पर बार बार पसीना आ रहा था। पसीना तपन का ही नहीं, घबराहट का भी था। कैसे आ गई मैं यहाँ तक, बिल्कुल अकेले? कहीं कोई परिचित मिल गया तो क्या होगा? क्या सोचेगा वह? घर पर लौटकर माँ और पिता से क्या कहेगा? सोचती कि इस सीमेंट के प्लेटफार्म पर ही रेत का वह बिस्तर पैदा हो जाए जिसमें धंसकर मैं डूब जाऊं। घबराहट हटाने के लिए मैं इधर उधर ध्यान बांटने लगी। देखा तोरू के चेहरे और नन्हे नन्हे हाथों पर पसीना झलक आया है। पसीना पोंछा, उसे लू से बचाने के लिए पानी पिलाया और फिर रुमाल टटोलकर देखा कि टिकट सावधानी से बंधा है। मृग तृष्णा के वे दिन भी कैसे। बच्ची बहुत छोटी थी जब मैं उसे लेकर अकेलेपन के रेगिस्तान के इस पार माँ के पास लौट आई थी। सोचा था शायद कभी खोया हुआ प्यार लौटे, शायद कभी दूसरी बार फुलबगिया की रात रानी की गंध का झोंका आए, शायद फिर कभी नाद के पानी में उगाया कमल मेरी आंखों को पसर जाए और 2 बाहों के बीच नया जीवन उगे। लेकिन मृग तृष्णा बदली नहीं। चाहा हुआ सच नहीं हुआ। 2 बरस रेत में भटक भटक कर आखिर इस प्लेटफार्म पर आ पहुंची। ट्रेन आ रही थी। छोटे प्लेटफार्म पर हलचल शुरू हो गई थी। गिने चुने कूली ट्रेन के इंतजार में आकर खड़े हो गए थे। 10-12 मुसाफिर सामान सहेजने और भाग दौड़ करने लगे थे। मैं क्या सहेजूं? सब कुछ बिखरने के बाद अब जो जिजीविसा के 2 कण मेरे आंचल में बचे थे उन्हें मणि की तरह सहेज कर मैं खड़ी हो गई। एक कुली ने मेरे करीब ठिठक कर करना चाहा कि मुझे उसकी जरूरत है या नहीं, लेकिन फिर भी कुछ सोचकर दूसरी ओर चला गया। चमकती हुई धूप में क्षितिज के पास दोनों पटरियों ने मिलकर सुई की नोक जैसी बना ली थी। वहां एक काला बिंदु उभर कर डरावने ढंग से बड़ा होता जा रहा था। जैसे जैसे वो काला बिंदु बड़ा होता गया, उस छोटे से स्टेशन के टीन के सायबान में कंपकपी भरती गई। प्लेटफार्म के सिरे तक पहुंचते पहुंचते ट्रेन का वह विराट आकार इतना भयावह हो उठा कि मन दहला गया। 2 क्षण में इंजन का दहाड़ता हुआ धरती कांपता मेरे पास से गुजर गया। ट्रेन धीरे धीरे रुकी। एक जगह मुझे हल्की निराशा सी भी हुई कि वहां भीड़ क्यों नहीं है। उस समय भीड़ का न होना मुझे बहुत सहज नहीं लगा। 2 बरस पहले इसी स्टेशन पर एक गाड़ी रुकी थी। ठीक इसी तरह उस दिन भी यह छोटा सा स्टेशन इसी तरह उजाड़ था। सूने प्लेटफार्म पर बनी बेंचें इसी तरह वीरान पड़ी थी। वह ट्रेन मुझे जैसे बालात किसी असहाय की तरह प्लेटफार्म पर धकेल कर दहाड़ती हुई चली गई थी। एक क्षण के लिए मैं समझ नहीं पाई थी कि सामने खड़ी माँ और पिताजी से मैं क्या कहूँ। वे भी शायद मेरी तरह उद्वेलित थे। बंबई से यहाँ तक के इस लंबे सफर से कहीं ज्यादा गहरी कुछ बातें थी जो तो कही नहीं गई, लेकिन सुनी और समझी गई।
मेरी श्रीहीन और सौभाग्य विहीन होकर लौटा चेहरा स्नेहिक पिता की आंखों में झलक आया था। शब्द पास नहीं थे कि वे बेटी की यातना को व्यक्त कर पाते, क्योंकि बेटी की यातना उनका अपना भोग भी थी। शब्द तो किसी के पास भी नहीं थे, मेरे पास भी नहीं, माँ के पास भी नहीं, और तोरू तो थी ही अभी बेजुबान, अश्रु सी सकती। थोड़े दिन के बाद मुझे एक जगह काम मिल गया था। जहाँ काम मिला था वह दफ्तर कोई 25 मील दूर शहर में था। हर मौसम की मार झेलती हुई 25 मील की वह दूरी हर रोज तय करती थी। हर रोज नापी जाती वह दूरी लंबे लंबे 8 घंटों के बीच ऐसी लगती जैसे मैं सिसिफस हूँ, जो पत्थर की चट्टान धकेलता हुआ पहाड़ की चोटी तक ले जाता है और चट्टान नीचे लुढ़क आती है। सिसिफस के हाथ से छूटी वह चट्टान मेरे सीने पर आकर गिरती थी। मन कचोट जाता था। जब तोड़ू अपनी तोतली भाषा में पूछ बैठती थी, पापा कब घर आएंगे? मम्मी, पापा रात को घर क्यों नहीं आते? वे शब्द कहाँ थे मेरे पास जो बता पाते कि पापा घर क्यों नहीं आते, और यह कि जिसे घर कहा जाए वो कहाँ है। तोरू के वाक्य मन में घुमड़ते रहते और नींद भाप की तरह उड़ जाती। सारी रात इधर से उधर करवटें बदलते बीतती। नींद और शांति जैसे खोजे भी नहीं मिल पाती थी। शांति मिलती थी तो कैसे? मन की शांति को गमलों में उगाया तो नहीं जा सकता। शांति धूप की किरण भी तो नहीं है जो खिड़की खुलते ही अंदर आ जाए। 2 बरस लगातार अशांति के इस जलते रेगिस्तान में नंगे पांव घसीटती रही। 2 लंबे बरस तन को धीरे धीरे ढूंढते गए। चलते चलते लगता जैसे आंखों में अंधेरा छा रहा है और पेशियों का तनाव टूट जाने वाला है। माँ कहती कि मेरा चेहरा पीला हो आया है और मैं सूख गई हूँ। इलाज करना होगा, लेकिन इलाज करना कैसे? किसका? तन के रोग का इलाज होता है, मन के रोग का इलाज कैसा? यातनाओं की उस धुंध में एक दिन मैंने सोचा कि मुझे बंबई जाना होगा। 16 मार्च 1932। डायरी में तारीख पड़ी हुई है। पूरे पन्ने पर थके हाथे घसीट कर लिखा गया है, ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी ली है, बंबई जाना है। जाना ही होगा, उपाय कोई नहीं है। तोरू तोरू तू क्या समझ सकती है मन का रोग क्या होता है? मन मर जाए तो तन का जीना कैसा होता है? तोरू तू क्या समझ सकती है कि आगे क्या होगा? मेरा तो बस नहीं, मैं तेरी माँ ही हूँ, तू समझ सकती है मेरी बात को। 16 मार्च 1962। डायरी की उस अस्फुट लिखावट पर उस वीरान प्लेटफॉर्म से छूटी हुई एक गाड़ी के पहियों के निशान है। एक गहरा धक्का लगा था जैसे ही मैंने ट्रेन पर पांव रखा था। ऐसा लगा था जैसे कि मैं ट्रेन पर चढ़ी नहीं बल्कि किसी गहराई में गिरा दी गई हूँ। बंबई जाने वाली उस एक्सप्रेस ट्रेन पर बैठे बैठे अनगिनत क्षणों के छोरहीन क्रम तक फैले हुए विक्रांत जीवन की सहस्त्रों परछाइयां मेरे मानस पर ट्रेन के दिखते दृश्यों की तरफ उभरती मिटती रही। बहुत तीखी प्यास लगाई थी, लेकिन मन टूटा हुआ था, उठा नहीं जा सका। बालों में धुएं की गर्द भर गई थी, होठों पर पपड़ियां उभर आई थी, अंतःस्थल जल रहा था। तोरू सो गई थी। कितनी सहज निसंग निद्रा थी उस अबोध की। चेहरे की ओर देखकर मेरा मन कचोट गया। रास्ते भर में गाड़ी से एक बार भी नहीं उतरी कि कहीं यह गाड़ी भी उनकी तरह मुझे छोड़कर बढ़ न जाए और मैं पीछे अकेली छूट जाऊं, नितांत अकेली। किसी तरह दौड़ लगाते लगाते अंत में दुश्चिंताओं से लंबे क्रम को पार कर गाड़ी बंबई पहुंच गई। एक क्षण के लिए लगा कि मैं नीचे नहीं उतर सकती। उतरने का साहस बेबी को कंधे से लगाकर सामान संभाले अभी मैं डिब्बे के दरवाजे तक गई थी कि लगा जैसे मेरे पैर किसी ने बांध लिए हों। मैंने देखा वहीं थे, बिल्कुल ठीक वहीं, शोभन बेचैनी से प्लेटफॉर्म पर खड़े इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए। तो शोभन आ गए, यह सच है या दिवा स्वप्न? वह जिद, कठोरता, निर्ममता सब कुछ यूं भूल जाएगी, ऐसा सोच नहीं पाती थी। मन आर्द्र होने आया, आंखें गीली हो गई। मोह बिश थोड़ी देर जो की क्यों खड़ी रही और फिर अचानक मैंने अपना हाथ थोड़ा सा ऊंचा किया, मेरे कंठ तक आया, शोभन। और तभी पैरों के नीचे से किसी ने कोई चीज खिसका ली। शोभन के चेहरे पर एक खुशी दौड़ी। हाथ उठाकर हेलो कहते हुए बगैर मेरी तरफ ध्यान दिए वे दाईं ओर के एक दूसरे डिब्बे की ओर बढ़ गए। उस दूसरे डिब्बे से जो उतरा उसे न चाहकर भी मैंने देखा। उनका एक नाटककार मित्र राजहंस पहले दर्जे के डिब्बे से कूदकर उनके गले से लिपट गया था। मुझे लगा जैसे चारों तरफ जंगल है जिसमें ऐंठ ऐंठ कर लकड़ियां जलती हुई चटक रही हैं। भरसक यह चाहते हुए कि उधर उस जलन की तरफ निगाह न जाए, मैं बच्ची को संभालते हुए भीड़ में डूबकर प्लेटफॉर्म से बाहर आ गई। मन बुरी तरह जल रहा था, अंतः छलनी हो चुका था।
एक एक स्नायु जैसे टूट चुका था। मुझे खड़ा नहीं रहा जा रहा था। जैसे तैसे टैक्सी बुलाई, टैक्सी पर बैठी और लंबी सांस लेकर थोड़ी स्थिर हुई थी कि सामने के शीशे से देखा, टैक्सी के ठीक आगे एक सुरमई रंग की फोएट जा रही है। गाड़ी के पीछे शीशे पर दो चेहरे दिख रहे थे। शायद वे चेहरे कातर थे। मुझे देखते पाकर चेहरे फिर मुड़ गए, लेकिन वह कातर उत्सुकता दबी नहीं है। उन्हें शायद लग रहा था कि मेरी टैक्सी उनका पीछा कर रही है। हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि वे निश्चिंत होंगे, बल्कि जिस तरफ पीछे घूम घूम कर वे टैक्सी की ओर देख रहे थे, उससे लगता कि कहीं वे भयभीत भी हैं। मुझे विश्वास है कि वे निश्चय ही भयभीत हो रहे होंगे। दोनों, शोभन और राजहंस, दोनों ही। संभव है कि राजहंस उस समय शोभन की कातरता के प्रतिबिंब बन गए हों। वैसे भी किन अर्थों में शोभन से भिन्न रहे हैं नहीं कह सकती। प्रिया पत्नी को पागल घोषित किया था राजहंस जी ने भी। नाटक लिखने के पहले नाटक खेला भी था। सब कुछ छीनकर पत्नी को कहा था कि वो पत्नी नहीं रही। एक दूसरे के चेहरे में अपने अपने नाटक की परछाइयां पड़ते हुए उन दो भयभीत प्राणियों का पीछा मेरी टैक्सी ने कब तक किया मैं नहीं जानती। और फिर सहसा एक जगह से उनकी गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ ली। मुझे पता था कि इतनी जल्दी इस जगह से ही उनका रास्ता अलग नहीं होता, लेकिन शायद उन्होंने जानबूझकर अपने ड्राइवर से वहीं मुड़ जाने को कहा था। अच्छा हुआ कि वे ही अलग मुड़ गए। आह नियति! तोरू को कहीं दो क्षण के लिए भी यह मालूम हो पाता कि उसका वह चीर प्रतीक्षित पिता चीर कायर होकर रास्ता बदलकर चला गया, तो जाने वह क्या सोचती। संभव है उसका सैसो इसकी परिभाषा न समझ पाए, लेकिन क्या आजीवन इसकी परिभाषा के लिए अनजानी ही रह सकती है, अनजानी ही रखी जा सकेगी। तोरू सो रही थी। उसके खोए भोलेपन को जीवन के मरु की यह रेतली परिभाषा छू नहीं सकती। यह कितना बड़ा आश्वासन है। काश वह अबोध समझ पाती कि आज उसका दर्द भरा महत्वाकांक्षी पिता कितना दयनीय हो उठा है, अपने अपराधी अंतर्मन के कारण अपने आप से भयभीत। टैक्सी अब अपेक्षाकृत वीरान लंबी सड़क पर दौड़ रही थी। टैक्सी की खुली हुई खिड़की जो ताजी हवा का एक झोंका आया। फागुन की समुद्री गंध भरी हवा के कोमल झोंके का जो सहला जाना कुछ सुखद लगा। यही महीना है फागुन का। सुगंधरा, न गर्मी न सर्दी, जूही, चमेली, रात रानी, टेसू और कामनी के सौरभ से भरा फागुन। समझ में नहीं आता कि मेरे जीवन का हर मोड़ उसी फागुन से क्यों शुरू होता है। जीवन के हर मोड़ पर यही हवा क्यों मुझको छू जाती है। सुखद आश्वासन से एक क्षण के बाद स्नायुओं में अनहोनी घटना की आशंका भर गई। मन में उदासी का अंधेरा छा गया। विवश थी जाती भी कहाँ। न चाहते हुए भी वर्षों के परिचित गुरुजन के द्वार पर टैक्सी रुकवा दी। छोटी सी कोठी की नन्ही सी वाटिका के फाटक पर श्वेत पटिया पर लिखा हुआ एक नाम देर तक पढ़ रही थी, डॉक्टर शशिकांत। तोरू जाग गई थी। शायद उसे भूख भी लगी आई थी। यात्रा के कारण थक चुकी थी, लेकिन उस नन्ही सी वाटिका को देखकर वह खुश हो गई। मैं वह छोटा सा लकड़ी का फाटक खोलने के लिए अपने आप को बांध रही थी कि द्वार पर डॉक्टर शशिकांत की सौम्य आकृति दिखाई दी। थोड़ी देर अपरिचित को पहचानते से खड़े रहे और फिर 2 कदम आगे आए। यात्रा और यातनाओं के कारण मेरी आकृति संभवतः बदल चुकी थी। कई बरस पहले उन्होंने देखा था और उसके बाद वे बंबई आ गए थे। उन्हें अनुमान भी नहीं रहा होगा कि मैं यूं अनायास कभी उनके यहाँ पहुंचूंगी। मुझे पहचानने में उन्हें कुछ समय लगा और फिर वे अवाक रह गए। बिना किसी पूर्व सूचना के अबोध बच्ची को साथ लेकर बिल्कुल अकेले उनके यहाँ क्यों और कैसे आ गए। जीजी ने पहचाना तो गले लगा लिया। वे भी स्तब्ध थी। बैठते न बैठते मैंने उनसे कह दिया कि मैं शोभन को तोरू सौंपने आई हूँ। उनके बच्चों की आंखों में पहले तो एक अजनबीपन आया, लेकिन फिर वह आश्वस्त हो गए। नन्ही मुन्नी तोरी गौरैया की तरह कमरे में फुदकने लगे। बच्चे तोरू के आसपास व्यस्त हो गए। उन्हें अपने मनोरंजन का साधन मिल गया। मेरे मन में हल्का संकोच भर आया कि आते समय मैं इन बच्चों के लिए कुछ नहीं लाई। मन में अनमनी हो आई। मैंने महसूस किया कि जीजी और शशिकांत जी भी अनमने हो उठे हैं। मेरे मन में संकोच आया कि शायद मुझे इस तरह आना नहीं चाहिए था, लेकिन अब वापसी भी संभव नहीं थी। जो कुछ भी हो अब स्थिति का सामना करना ही होगा। थोड़ी देर बाद ही गहन गंभीर वातावरण को सहजता की तरफ लौटाते हुए शशिकांत जी बोले, कुंतल बहन, अब आप नहा धो लीजिए, खाना खाकर आराम कीजिए, सफर से थक गई होंगी, फिर निश्चित होकर बात करेंगे। जो भी समस्या है धीरज से निपटाई जाएगी। ईश्वर सब ठीक ही करेगा। उनके शब्दों से मुझे आश्वासन महसूस हुआ। किसी सीमा तक मन का तनाव भी सहज हो गया।
जीजी ने बाथरूम तक पहुंचा दिया और खुद नौकर को खाना तैयार करने को कहने चली गई। जब सब कुछ पराया हो जाता है तब थोड़ा सा भी अपनापन मन को भिगो जाता है। बरसों के बाद किसी स्नेहसिक्त हरे भरे परिवार की ममता ने अपनेपन की एक किरण मुझे दी थी। वह एक किरण जलते हुए अंतःस्थल पर शीतलता के छींटे डाल गई। बहुत धीरे धीरे थके लेकिन शांत मन से शीतल जल की धारा में नहाकर जब मैं बाहर आई तो मन पहले से ज्यादा सुस्थिर हो चुका था। हम सबने मिलकर खाना खाया। बरसों बाद पहली बार उस स्नेह भरे खाने में एक तृप्ति थी। हाँ, मन की उदासी बीच बीच में घिर आती थी। शशिकांत जी से उदासी के वे क्षण छिपे नहीं थे। अंततः एक बार उन्होंने टोका भी, एक बात कहूं कुंतल, तुम उम्र में बहुत छोटी हो। दुख या सुख दोनों से ही सट कर बैठना अच्छा नहीं होता। सुख से ज्यादा लिपट कर बैठने से सुख के अपरिचय का आनंद नहीं रहता। वह उकता देता है और दुख से ज्यादा लिपटने पर वह अंतःस्थल को खाता है। मेरी आंखें भीग आई लेकिन सत्य के उस सहारे ने आंसुओं को थाम लिया। तोरू खा पी कर फिर बच्चों में मस्त हो गई थी। मन में करुणा हो आई कि वहां वह नियति से कितनी निस्संग है। उसे क्या पता कि अपनी माँ से अलग होकर वह किस नियति को सौंपी जा रही है। दिल्ली से चलते समय उसने पूछा था, माँ हम छुक छुक पर चढ़कर कहाँ जा रहे हैं? तुम पापा के लिए पूछते थे ना बेटा, हम दोनों पापा के पास जा रहे हैं। मैंने उससे कहा था। रास्ते भर वह यही दोहराती आई थी, पापा के पास जा रहे हैं। सांझ ढल रही थी। सूरज दिन भर तपने के बाद समुद्र के उस पार क्षितिज में उतर गया था। तोरू ट्रेन के सफर से थकी थी। बच्चों से कहानियां सुनते सुनते सो गई थी। जीजी मेरी गाथा में डूबी थी कि द्वार पर आकर शशिकांत जी बोले, सुनो मैं जरा शंकर भाई के यहाँ से हो आता हूँ। शंकर भाई को शशिकांत जी ने उस शाम मेरी सारी कथा बताई थी। यह बाद में मालूम हुआ। उन्हें शशिकांत जी ने यह भी बताया था कि कुंतल शोभन को अपनी बेबी लौटाने आई है। जीजी ने मुझे बताया था कि शंकर भाई खुद भी यह सुनकर चिंता में डूब गए थे। इसके आगे की कथा से मेरा परिचय सीधा नहीं है। मुझे जीजी के पास छोड़कर शशिकांत जी बहुत रात गए तक बाहर ही रहे। जाने कहां कहां भटके। आशंकाओं और दुश्चिंताओं के अंधेरे में करवट लेती मैं उन क्षणों में क्या बीता नहीं जान पाई थी। बहुत देर बाद मैं एक एक अंश जोड़कर उन कुछ घंटों की नितांत नाथ की घाटा पूरी हुई थी। शशिकांत जी का स्वभाव गंभीर था। उन्होंने कम ही बताया लेकिन शंकर भाई ने उत्तेजना के उत्साह में एक एक बात सुना दी थी। शशिकांत जी से सब कुछ सुनकर शंकर भाई भी स्तब्ध हो गए थे। फिर उन्होंने ये सुझाया था कि अच्छा हो जो कुछ बात होती है वह शोभन से अभी इसी समय हो जाए। रात को ही टैक्सी लेकर वे दोनों वहां से कोई 15 मील दूर शोभन के घर पहुंच गए थे। शोभन शशिकांत जी और शंकर भाई को देखते किसी सीमा तक आतंकित हो उठे थे। शोभन अपने एक मित्र के साथ बैठे उत्तेजित स्वरों में कुछ कह रहे थे। मीनल सामने खड़ी थी। मीनल का अंतिम वाक्य शशिकांत जी ने जो सुना उससे यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि उत्तेजित वातावरण में बातचीत का केंद्र कुंतल ही थी। शोभन संकोचवश आगे नहीं बोल सके लेकिन मिलन अपने बस में नहीं थी। शंकर भाई और शशिकांत जी की उपस्थिति के बावजूद उसने कह डाला कि कुंतल फिर कोई नया विस्फोट करने आई है। वह पागल है और कुछ भी कर सकती है। शोभन की खामोशी से ही मिनल में थोड़ा अंतर आया। अपने क्षोभ का उबाल उतार कर वह चुप हो गई। उसका चेहरा किसी बिल्ली की तरह वैसी हो आया था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद शशिकांत जी ने कहा था कि अगर शोभन अपने आप को संयत रख सके तो वे कुछ कहना चाहेंगे। शोभन ने विनम्र होकर उनकी बात सुनी थी। शशिकांत जी ने बहुत धीरे धीरे कह डाला था कि मैं किसी तरह अकेली बंबई पहुंचती थी बेबी को सौंपने। बात बहुत संयत ढंग से कही गई थी लेकिन शोभन और मिलन एक साथ उत्तेजित हो उठे थे। जंगली बिल्ली की तरह अपना दुबला पंजा झकड़कते हुए मिनल चीखी, मैं यह सब सह नहीं सकती। मुझसे यह सब न हो सकेगा। उसका दिमाग सही नहीं है। मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती। माँ जी 2 साल से अलग खाट से लगी हुई हैं। उसकी बच्ची को यहाँ संभालेगा कौन? मेरे बस की बात नहीं है। शोभन के मित्र संकुचित हो उठे। शायद प्रतिवाद उनके कंठ तक आया लेकिन वे उसे पी गए। फिर बहुत से दबे स्वर में उन्होंने कहा, हाँ छोटी बच्ची की समस्या तो होगी और फिर आपकी तबीयत तो खराब ही रही है। शशिकांत ने थोड़ी तीखी आंखों से उनकी ओर देखा तो वे संकुचित होकर चुप हो गए। थोड़ी देर सभी चुप रहे। फिर शशिकांत जी ने अपने गंभीर स्वभाव में बोले, शोभन तुम मुझसे छोटे हो, मेरे विद्यार्थी भी रह चुके हो, लेकिन जो कुछ भी कहूंगा वह उस नाते नहीं। तुम विद्वान और समर्थ हो, रचनाकार हो, समाज के जिम्मेदार सदस्य हो। इस नाते ही जो बात कहूंगा सबको सम्मान दोगे ऐसी अपेक्षा करता हूँ। यह सच है कि कुंतन और तुम्हारे बीच अब सद्भावना शेष नहीं है, लेकिन वह बच्ची तो इससे परे है ना।
शोभन अचानक कुछ बोलने को हुए, लेकिन शशिकांत जी ने उन्हें रोक दिया। मुझे बात पूरी कर लेने दो शोभन, फिर तुम जी खोलकर अपनी बात कह लेना। तुम्हें प्रबुद्ध हो, निर्णय तो तुम्हें ही लेना होगा। तुम्हारे और कुंतल के बीच सद्भावना का जो सूत्र टूटा है, सच कहो क्या उसमें तोरू का हाथ हो सकता है? उसे क्यों दंड देते हो? दोष मान लिया, कुंतन का ही मान लिया। बच्ची ने क्या किया है? तुम्हारी बच्ची तुम्हें छोड़ और किसका आश्रय लेगी? शोभन बहुत गंभीर हुआ है और देर तक कुछ सोचते रहे थे। शंकर भाई और शशिकांत जी एक सीमा तक आश्वस्त हो गए थे कि शायद बात शोभन पर असर कर गई है, लेकिन शोभन ने एक लंबी सांस लेकर अपना चेहरा ऊपर उठाया और बोले, शशिकांत जी, आपकी बात का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन आप कुंतन को नहीं जानते। कल को यह हंगामा खड़ा करेगी तो आपका भी बस नहीं चलेगा। अगर उसने यह शोर मचाया कि बेबी को हमने जबरदस्ती छीन लिया है, तो हम सबके लिए संकट हो जाएगा। मुझे क्षमा कीजिए शशिकांत जी, मैं मजबूर हूँ। शशिकांत जी का चेहरा खींच गया था। शंकर भाई उत्तेजित हो उठे से शोभन की ओर झुककर उन्होंने तीखे स्वर में कहा, शोभन जी, आपका हठ निर्मल ही नहीं अमानवीय है। कुंतन जी इतने ज्यादा बीमार है, खुद चलकर वह न जाने कैसे मुंबई पहुंची है, पता नहीं कितने दिन जिएंगी, और आप हैं कि अपनी बच्ची को सहारा नहीं देना चाहते। आप उसे अनाथ गंदी गलियों में भटकने को छोड़ देना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप साहित्यकार हैं, साहित्यकार समाज के ही एक सदस्य हैं। आपका दायित्व हम सब साहित्यकार मिलकर निभाएंगे। शोभन स्तब्ध होकर बैठ गए। कमरे में मनहूसियत की घुटन भर गए। ऐसा लगने लगा कि शोभन की सांस घुट रही है। मीनल चुपचाप उठकर अंदर चली गई और शोभन पत्थर की मूर्ति की तरह जमकर बैठे रहे। शशिकांत जी ने स्थिति को सही पहचाना। हाथ बढ़ाकर शोभन के कंधे पर रख दिया और सांत्वना देते हुए से बोले, शोभन, तुम क्या जिम्मेदारी से भागोगे? सोचो शोभन। कमरे में फिर खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद शोभन ने जैसे अपने साहस को समेटा और कहा, ठीक है शशिकांत जी, आप मेरे बड़े हैं और मुझे ये आदेश दे सकते हैं। मैं इनकार भी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात मेरी भी माननी होगी। बच्ची मैं अदालत के जरिए ही लूंगा। स्टाम्प पेपर पर लिखकर समझौता होगा। बाकी सब कैसे होगा आप सोच लीजिए। मुझे भी सोचने के लिए कुछ समय तो आपको देना ही होगा। वकील से सलाह करूंगा, फिर जैसा आप ठीक समझे वैसा हो जाएगा। शशिकांत जी ने स्नेह से उनके कंधे दबाए और आभार प्रकट किया। शंकर भाई थोड़े क्षुब्ध जरूर थे, लेकिन वे भी शांत हो गए थे। थोड़ी सी औपचारिक बातचीत के बाद शशिकांत जी उठ खड़े हुए। दरवाजे तक आते आते उन्होंने कहा, बुरा मत मानना, शोभन की इतनी रात गए तकलीफ दी। तुम्हारे यहाँ आया तो इतने अप्रिय प्रसंग के सिलसिले में। शोभन भी सहज हो चले थे। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, लज्जित न करें आप, इतनी रात गए, इतनी दूर से आप आए, मैं तो अतिथि भी न कर सका। चलते चलते तय हुआ था 18 मार्च 1962। डायरी में यह तारीख पड़ी हुई है। 17 मार्च की उस निर्णायक रात्रि के बाद केवल कुछ घंटों के अंतर से ही 10 बजे के करीब वकील को तय हो जाने के बारे में फोन आया शशिकांत जी के पास। वकील तय हुआ है, माँ और बेटी के बीच दीवार खड़ी करने के लिए वकील खड़ा किया गया है। यह सोचकर मन जाने कैसा कैसा हो गया था। अंदर कहीं कुछ कचोटने लगा था। कैसा होता है वह क्षण जब माँ अपनी एकमात्र बच्ची से अलग होती है। इसके बारे में सोचना शायद सहज है, भोगना बहुत मुश्किल। तोरू बहुत खुश थी। नई जगह पाकर वह किलक किलक उठती थी, बार बार हाथ छुड़ाकर भाग जाती थी। उसका इस तरह खुश होना मन को और अधिक बांध रहा था। मन पत्थर से भी अधिक भारी हो रहा था। क्या उसके बिना जिया जा सकेगा? क्या उसके बिना मन को बांध सकूंगी? वह क्षण कैसा होगा जब तोड़ू को अंतिम बार सीने से चिपका कर हमेशा के लिए अलग करना पड़ेगा। मन में हुआ कि धकेल कर मैं उस निर्मम क्षण को दूर फेंक दूं, लेकिन वह निर्मम क्षण अब मेरे बस में नहीं था। उसे दूर फेंकना सकना मेरे हाथों में नहीं था। जैसे व्यवस्था की एक लंबी रस्सी बराबर फंदे की तरह गले में कसती जा रही थी। फोन आ चुका था। उस क्षण के आने में भी ज्यादा देर नहीं थी। शशिकांत जी ने कहा था कि शायद 2 बजे तक वे सब शोभन के मित्र वकील और संभवतः मीनल आ जाएंगे। घंटा भर लगेगा या शायद कुछ समय ज्यादा लग जाए। इसके बाद तो फिर बिना तोड़ू के ही लौटना होगा। ऐसी ही दुविधा के क्षण शायद कुछ बहुत छोटे होते हैं। तभी न चाहते हुए भी घंटे घंटे पर बीतते चले गए। जैसे बहुत ढाल वाली धरती पर अनायास ही सारे प्रयत्नों के बाद भी कोई गाड़ी लुढ़कती ही चली जाती है। उसी तरह क्षण पर क्षण बीतते ही चले गए और अंततः 2:30 बजे शशिकांत जी ने कहा कि वे लोग आ गए हैं और बाहर गाड़ी खड़ी किए हैं। शशिकांत जी ने यह कहा तो यातना की सी रेखाएं उनके चेहरे पर भी उमड़ थी।
मुझे पता था कि इस तरह तोरू के माँ से अलग होने में अपना भी योगदान समझकर वे पीड़ित थे। सोचने का अब समय नहीं था। जो अंतिम क्षण मेरे भय का कारण था वो आ गया था। 17 मार्च 1962 से 18 मार्च 1962 कुल 1.5 घंटे के अंतर मातृत्व के इतिहास की सबसे भयानक घटना किसी तूफान की तरह आई और चली गई थी। डायरी के इन पृष्ठों को देखकर विश्वास नहीं होता कि जीवन की इतनी कठिन परीक्षा कौन सा हृदय दे सकता होगा। किसी यंत्र की तरह जल्दी जल्दी नहला धुलाकर तोड़ू को नए कपड़े पहनाए थे। उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। छोटी सी वह बच्ची यह जरूर समझ गई थी कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन कहाँ और किन परिस्थितियों में जाना होगा यह उन नन्ही समझ से बाहर था। उसकी खुशियों का क्रम टूट न जाए इसलिए बलात् मुस्कुराना भी पड़ा था। अजीब खामोशी और उदासी पूरे वातावरण में छाई हुई थी। हम सब सहमे और कुंठित थे। किसी में इतनी साहस नहीं था कि एक दूसरे से कुछ बोले। शायद शब्द ही नहीं थे किसी के पास। शशिकांत जी ने शोभन को बाहर जाकर कह दिया था कि वे एक निश्चित जगह पहुंचे, बाकी सब वहीं आ जाएंगे। जाने के लिए टैक्सी आई तो अंतर्मन रो उठा। शंकर भाई साथ थे, शशिकांत जी, उनकी पत्नी और मैं तोरू के साथ टैक्सी की पिछली सीट पर। तोरू जापानी गुड़िया की तरह सामने की सीट के तकिए के सहारे खड़ी होकर किलकालियां भर रही थी। अचानक उसके एक वाक्य ने मेरे डूबते मन को फिर धक्का दिया। तोतली भाषा में उसने पूछा, मम्मी हम सब कहाँ जा रहे हैं? शशिकांत जी ने उसके बाल सहलाते हुए बोलू, तोरू तुम पापा के पास जाना चाहती थी ना?